नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने उन प्रश्नों को पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर है पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण विज्ञान यहाँ मिलने वाली है, और ये जो वीडियो चल रही है ये टॉपिक वाइज चल रही है। तो इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों विषय आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो पीछे अपने 11 क्लासें पढ़ चुके हैं, आज अपने बात करेंगे 12 नंबर क्लास की, जिसके अंदर जीव विज्ञान अपने पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान का टॉपिक होगा उत्तक, यानी इसको अंग्रेजी में टिश्यू भी बोला जाता है। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है हमारे प्रताप क्लासेज पर लगातार चल रही है, आपको मिल रही है उसके अंदर। तो उसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? उत्तकों का, विषाणुओं का, वायरसों का या कीटाणुओं का? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है उत्तकों का। तो उत्तक विज्ञान के अंदर उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए उत्तक होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्तक यानी टिश्यू किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। उनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांश उत्तकों का आकार एवं आकृति समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ उत्तकों के आकार और आकृति में असमानता पाई जाती है, किंतु उनकी जो उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं। उनके अंदर असमानता, आकृति के अंदर तो असमानता होती है, लेकिन जो कार्य है वो समान होते हैं। अब आगे देखिए, जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और उपकला उत्तक। ये 4 प्रकार के उत्तक जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो इतनी बातें उत्तक के बारे में आपको याद रखनी है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को जो जिससे ढका जाता है या ढके रहते हैं, उस आवरण को क्या कहते हैं? सेबम या प्लूरल मेम्ब्रेन, आंसू या सिरोसा? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसका एक अन्य नाम भी है, वो क्या नाम है? वो है फुफ्फुस झिल्ली। इसको फुफ्फुस झिल्ली भी बोला जाता है। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। आपको बताना है कौन सा उत्तक है जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम, जाइलम, पेरिकाइमा या ये सभी? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है जाइलम। तो जाइलम उत्तक है जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। आगे देखिए जाइलम के बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। जाइलम दारू, इसे दारू भी बोला जाता है, या जाइलम पौधों में पाए जाने वाले संवहन उत्तक है। तो जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी उत्तक है। तो जाइलम किस प्रकार का उत्तक है? तो जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा कौन करता है? तो जाइलम करता है। रसारोहण की जो क्रिया है वो जाइलम के भीतर ही संपन्न होती है। ये देखिए जाइलम के प्रकार बताए गए 4। ये होता है जाइलम तंतु, इस प्रकार की होती है वाहिका, वाहिनिका, और ये होती है वाहिका, और इसमें के अंदर होते हैं छिद्रित पट्टिका। आगे देखिए बायोप्सी संबंधित है, यानी बायोप्सी किससे संबंधित है? मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से, या बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, या परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने से, या हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। तो जो बायोप्सी है वो सी नंबर ऑप्शन जो आपका है, परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने से एक प्रकार की ये प्रक्रिया है। तो देखिए बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी के अंदर इस प्रकार उत्तकों का एक टुकड़ा शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिससे कैंसर से संबंधित या कैंसर जैसी कोई बीमारी है उस बीमारी का पता लगाया जाता है। इस तरह ये देखिए गले के अंदर भी इस तरह इसको बाहर निकाल लिया जाता है।
देखिए, बायोप्सी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें ट्यूमर से ऊतक का एक छोटा टुकड़ा निकाला जाता है। एक रोग विज्ञानी माइक्रोस्कोप की सहायता से ऊतक को देखता है। ऊतक की शरीर कोश विज्ञान से या कोशिका जैसी कैसी दिखाई देती है। इसमें हमें कैंसर के विशिष्ट प्रकार को पहचानने संबंधी जानकारी मिलती है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? कंकालीय ऊतक का, पेशीय ऊतक का, उपास्थि ऊतक का या वसामय ऊतक का? तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वसामय ऊतक का। तो जो ऊंट का कुबड़ है वो वसामय ऊतक का बना होता है। अब देखिए वसामय ऊतक होता क्या है? तो वसामय ऊतक एक प्रकार का ढीला स्योंजी ऊतक है जो शरीर को तापावरोधन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है। वसामय ऊतकों की कोशिकाओं को वसाणु कहा जाता है जो निष्प्रभावी वसा के रूप में वसा को जमा करते हैं। इतनी बातें वसामय ऊतक के बारे में आपको और याद रखनी है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती है। तो आपको बताना है वह कौन सा ऊतक या तंतु है जिसमें कभी थकान नहीं आती है। तो हृदय पेशीय तंतु, कंकाल पेशीय तंतु या स्मूथ मुलायम पेशीय तंतु या कठोर पेशीय तंतु? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है हृदय पेशीय तंतु है जिसमें कभी थकान नहीं आती है। देखिए हृदय पेशी तंतु है क्या चीज़? तो हृदय पेशी ऊतक केवल हमारे हृदय में पाई जाती है। यहाँ पर समन्वित संकुचन करता है जो हमारे हृदय को आपके संचार प्रणाली के माध्यम से रक्त पंप करने की अनुमति देता है। हृदय एक पेशी अंग है। हृदय का कार्य आपके शरीर में रक्त पंप करना होता है। हृदय काफ़ी हद तक एक प्रकार के पेशी ऊतक से बना होता है जिसे हृदय पेशी भी कहा जाता है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, उपास्थि है। उपास्थि एक प्रकार का स्योंजी ऊतक है। तो उपास्थि किस प्रकार का स्योंजी ऊतक है? कठोर, तरल, कोमल या अर्ध तरल? तो इनमें से जो उपास्थि है वो आपका कोमल स्योंजी ऊतक है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, वह ऊतक जो एक हड्डी यानी अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है क्या कहलाता है? वसामय ऊतक, उपास्थि, उपकला या स्नायु? तो वह स्नायु ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा ऊतक है जो सरल ऊतक नहीं है। जाइलम, पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा या क्लेरेनकाइमा? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है जाइलम। तो जाइलम एक सरल ऊतक नहीं है। तो जाइलम एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है शीर्ष विभियोजक या पेरेनकाइमा या क्लेरेनकाइमा या पार्श विभियोजक? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है शीर्ष विभियोजक है ना, जो जड़ों और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। अब देखिए ये होता क्या है? तो यह प्रोय के शीर्ष भाग में स्थित होता है। ये एक गुंबदाकार अथवा लगभग चपटी भ्रूणीय कोशिकाओं का रिजर्वायर या भंडार होता है जो प्रोय या तने के अंतस्थ भाग में पाया जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती है, यानी इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजन करती रहती है और नए ऊतक और अंग बनाती रहती है। तो इतनी बातें इसके बारे में और याद रखनी है। अगर देखिए 11 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? यानी किस प्रकार का ऊतक है जिसमें एक समान कार्य करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं होती है? तो वो कौन सा होता है? एपिडर्मल ऊतक या जटिल ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक या तंत्रिकीय ऊतक? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक होते हैं जिसमें एक समान कार्य करने वाली विभिन्न कोशिकाएं होती है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है? यानी किस
के जमाव के कारण जो दृढ़ ऊतक है उसकी कोशिका जो भित्ति है वो मोटी होती है। तो लिगिन या क्यूटिकल उपचर्म या पेक्टन या सुबेरिन। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है लिग्निन। तो लिग्निन के जमाव के कारण जो दृढ़ ऊतक की कोशिका है वो भी उसकी भित्तियाँ मोटी होती है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जो साधारण स्थायी ऊतक होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार हैं? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। ऊतक का निर्माण किन मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? क्लेरेनकाइमा, यानी किस ऊतक, इसमें पूछा गया है किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो क्लेरेनकाइमा या एरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या पेरेनकाइमा। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है क्लेरेनकाइमा ऊतक का जो निर्माण है वो मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, यानी पौधों के अंदर फ्लोएम का क्या कार्य होता है? खाद्यों का परिवहन करना या तने को सहारा प्रदान करना या खनिजों का संचरण करना या जल का प्रवाह करना। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है खाद्य पदार्थ होते हैं उनका प्रवाह करना इसका काम होता है, फ्लोएम का काम। अब देखिए फ्लोएम होता क्या है? फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है? तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम या पोष वह भी इसे कहा जाता है। तो फ्लोएम को क्या और कहा जाता है? इसे पोष वह भी कहा जाता है। तो ये देखिए फ्लोएम की संरचना इस प्रकार होती है। इसके अंदर चालनी नलिकाएं पट्टिकाएं होती है और ये यहाँ जो दिखाई गई ये चालनी नलिकाएं तत्व है। ये फ्लोएम पेरेनकाइमा यहाँ पे होता है और ये सखी कोशिकाएं इसके अंदर होती है। तो फ्लोएम के ये 4 भाग होते हैं। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? पेरेनकाइमा, विभेदक, जाइलम या क्लेरेनकाइमा। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है जाइलम। तो जाइलम पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक जटिल स्थायी ऊतक है? इनमें से आपको बताना है कौन सा जटिल स्थायी ऊतक है? फ्लोएम, पेरेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है फ्लोएम। तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है, बाकी ये सरल ऊतक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, ऊतक है एक, आपको बताना है ऊतक क्या है? पेपर का प्रकार है या कोई दवा है या समान कोशिकाओं का एक समूह होता है या कपड़े की किस्म है। तो आपको पता है जो ऊतक है वो एक समान कोशिकाओं का एक समूह होता है और कोशिकाओं का जो शरीर के अंदर समूह होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ऊतक बोला जाता है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की जो छाल होती है उसका निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा या क्लेरेनकाइमा। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है क्लेरेनकाइमा। तो क्लेरेनकाइमा वो ऊतक है जिसके द्वारा नारियल की छाल का निर्माण होता है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? मांसपेशी, वाहिका, स्योंजी या तंत्रिका। तो इनमें से जो ऊतक है वो वाहिका ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा वो स्थायी ऊतक है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो कोलेनकाइमा या क्लेरेनकाइमा या पेरेनकाइमा या
काइमा। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है क्लेरेन काइमा। तो क्लेरेन काइमा वो स्थायी ऊतक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। आगे देखिए, रक्त क्या है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? एक पेशी ऊतक या एक पैकिंग ऊतक या एक संयोजी ऊतक या एक सहायक ऊतक? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है एक संयोजी ऊतक। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? इनमें से आपको बताना कौन सा है जो सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जीवितक, जाइलम, क्लेरेन काइमा या क्लेरेन काइमा? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है जाइलम। तो जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है क्योंकि एक कठोर स्थायी ऊतक होता है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? जो दृढ़ ऊतक होता है वो किससे बना होता है? सफेद रक्त कोशिका यानी WBC से, या निर्जीव कोशिका से, या लाल रक्त कोशिका यानी RBC से, या जटिल कोशिका से? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है निर्जीव कोशिका। तो जो दृढ़ ऊतक है वो किससे बने होते हैं? वो निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर में कई अंग हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं, तो आपको बताना है कौन सा अंग सबसे बड़ा है। पेट, गुर्दे, त्वचा या दिमाग? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है त्वचा। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा होता है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो जो पेशी ऊतक है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एक तो ऐच्छिक मांसपेशी ऊतक, और दूसरा अनैच्छिक मांसपेशी ऊतक, और तीसरा होता है हृदय मांसपेशियां ऊतक। ये 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। तंत्रिका ऊतक, वसा ऊतक या मांसल ऊतक या एपिथीलियम ऊतक? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वसा ऊतक। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? वसा में ऊतक बनता है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? स्क्लेरा या स्पीडमिर्स या इडोडर्मिस या हाइपोडर्मिस? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है एपिडर्मिस। तो त्वचा का बाहरी परत कहलाती है। आगे देखिए एपिडर्मिस होता क्या है? शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है ये। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसमें आपके शरीर को बाहरी दुनिया से बचाना, आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखना, नई त्वचा कोशिकाओं का उत्पादन करना और आपकी त्वचा का रंग निर्धारित करना शामिल इसके अंदर होता है। आपकी त्वचा की देखभाल करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो एपिडर्मिस जो है ये त्वचा के लिए अपनी बहुत ही लाभदायक होती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है अपनी त्वचा की देखभाल करना। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? यानी किस प्रकार की कोशिका होती है जिससे त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका या मर्दूतक या स्थायी ऊतक या संयोजी? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है अधिचर्म कोशिका। तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, पत्ती, जाइलम या डंठल? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है जाइलम। अगर यहाँ ऑप्शन होता जड़ तो भी ये सही होता, लेकिन यहाँ जड़ नहीं है तो जाइलम। तो जाइलम पौधे का हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मूर्त कोशिकाओं से बना होता है?
इनमें से आपको बताना है कौन सा ऊतक है जो मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या अरेनकाइमा। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है जाइलम, तो जाइलम मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन, एकीकरण, विचरण और या खट्टीकरण। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है विभेदन, तो स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की जो प्रक्रिया है उसे विभेदन कहा जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें। 33 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा ऊतक है जिसका अंतरकोशिकीय जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। तो पेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा या कलेरेन्काइमा या जाइलम। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा वो ऊतक है जिसका अंतरकोशिकीय क्षेत्रफल है बड़ा होता है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? यानी उपकला ऊतक का कौन सा वो प्रकार है जो एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से तो बनता है और जिसके जो किनारे वो क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है घनाकार, बी स्तंभाकार, सी पक्षमापी या डी सल्की। तो इनमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन है सल्की। तो उपकला ऊतक का सल्की जो प्रकार है वो एक चपटी कोशिकाओं के पहले स्तर से पतले स्तर से बनता है और जिसके किनारे क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, पौधे में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? यानी पौधों के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसके लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? कार्टेक्स, कैम्बियन, फ्लोएम या जाइलम। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है कैम्बियन, तो कैम्बियन वो ऊतक है जो पौधों में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न, किस ऊतक में बहुत मोटी कोष्ठकीय भित्तियां होती है? किस ऊतक में बहुत ही मोटी कोष्ठकीय भित्तियां होती है? तो वो कौन सा ऊतक है? मृदुतक, दृढ़ोतक या स्थूलकोण ऊतक या वायुतक। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है दृढ़ोतक। दृढ़ोतक जो ऊतक है उसमें बहुत ही मोटी काष्ठिक भित्तियां होती हैं। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों के जो ऊतक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5 या 6। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है 3, तो पौधों के ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक स्थायी ऊतक है जो साधारण होता हो? मृदुतक, जाइलम, वाहिनिकाएं या चाली नलिका। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है मृदुतक, तो मृदुतक वो ऊतक है जो एक साधारण स्थायी ऊतक है होता है। देखिए मृदुतक होता क्या है? मृदुतक पादप अंगों के भीतर प्रमुख घटक बनाता है। मृदुतकीय कोशिकाएं प्राय समव्यासमित होती है। वे गोलाकार, अंडाकार, गोलीय, बहुभुजीय या लंबी हो सकती है। इनकी भित्ति पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो इतनी बातें मृदुतक के बारे में आपको याद रखनी है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? वसा ऊतक, सल्की, ग्रंथिल या कोलेजन। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है वसा ऊतक, तो वसा ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, ऐच्छिक पेशी किस प्रकार की पेशी कहलाती है? रेखित, चिकनी, हृदय या अरेखित। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है रेखित, तो जो ऐच्छिक पेशी होती है वो रेखित पेशी भी कहलाती है। देखिए ऐच्छिक पेशी क्या होती है? ऐच्छिक पेशी मांसपेशियां वे मांसपेशियां हैं जिन्हें बुद्धि द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है।
पश्चपाद में ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती है। हृदय, फेफड़े और यकृत में अनैच्छिक पेशियाँ होती है। यानी हृदय होता है, फेफड़े और यकृत है, उनके अंदर किस प्रकार की होती है, तो अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती है। इसलिए इन अंगों के कार्यों को मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यानी ऐच्छिक पेशी कौन सी होती है जिन्हें मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता हो, और अनैच्छिक पेशी कौन सी होती है जिनके द्वारा मस्तिष्क के द्वारा जिन्हें कंट्रोल या नियंत्रण नहीं किया जा सकता। 41 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या सिर पर। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है तलवे पर, तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी तलवे के ऊपर होती है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न, तंत्रिका ऊतक की इकाई है एक्सोन, न्यूरॉन, गुच्छिका या कोशिकाएं। तो जो तंत्रिका ऊतक है उसकी इकाई होती है न्यूरॉन। बी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब देखिए ये होता क्या है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी बोला जाता है। तो तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। ये आपको न्यूरॉन की संरचना दिखाई गई है। इसके बीच में ये केंद्र दिखाया गया है। ये द्रुमिका यहाँ स्थित होती है और इसको कोशिका काय भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है इन दोनों के जोड़ के बीच में जो होता है इसे तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। और जो इसका अंतिम सिरा होता है उसको बोले, ये होता है जो कोशिका का तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, हेवरसियन तंत्र पाया जाता है मस्तिष्कों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में या सतनियों की अस्थियों में या सरीसृपों की अस्थियों में। तो जो हेवरसियन तंत्र है वो आपका सी नंबर ऑप्शन है, स्तनियों की अस्थियों में हेवरसियन तंत्र पाया जाता है। देखिए ये होता क्या है, हेवरसियन नलिका या तंत्र, यह एक अनुदैर्ध्य नलिका है जो सूक्ष्म अस्थि संरचना का केंद्र बनाती है। वे अनुदैर्ध्य नलिका जो एक दूसरे के समांतर चलती है पाया जाता है। कुत्तों, भेड़, गायों और मनुष्यों में स्तनधारी अस्थियों में ये हेवरसियन तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यानी जो भी स्तनधारी जीव है या कुछ भी उसके अंदर आता हो वो उसके अंदर हेवरसियन तंत्र पाया जाता है। इसमें तंत्रिका, धमनी, शिरा और लसिका वाहिकाएं होती है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। प्रेडिकट्स, साथी कोशिकाएं, जाइलम फाइबर्स या नलिकाएं। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है साथी कोशिकाएं। तो साथी कोशिकाएं जाइलम का एक प्रकार नहीं है, बाकी ये जाइलम के तीनों प्रकार हैं। आगे देखिए ये कल परसों की जो क्लास थी उसके अंदर इसका जो आंसर हुआ वो आपको गलत बता दिया था। दोबारा चर्चा करते हैं इस प्रश्न की। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या बोरोन। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तत्व है उसके जो परमाणु है वो सबसे छोटा होता है। आपको उसके अंदर हीलियम बता दिया था, जो मिस्टेक है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है, तो हाइड्रोजन तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो आज की क्लास इतनी ही थी। ऊतक से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं ये आपको इस क्लास के अंदर मिल चुके हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।